स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ वैष्णवी कसौदन एंड हम ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री एंड ड्रामा वन डिस्कस कर रहे थे। एंड ये बुक जो है राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 6 तक के सारा जितने टॉपिक्स थे उनको काफी डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया था, डिस्कस किया था। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 से। सो चैप्टर 7 है एंड्रू मार्वल्स द गार्डन। ओके, सो पोएम पे चलने से पहले हम पोएट की बात करते हैं। सो एंड्रू मार्वल जो है ये जैकोबियन पीरियड के बाद के हैं। लाइक इनकी जो टाइमलाइन है वो है इनकी जो बर्थ है वो है 1621। सो 1621 के ही अराउंड जो है हमारा जैकोबियन पीरियड भी स्टार्ट हुआ है। बेसिकली ये जैकोबियन में भी मेटाफिजिकल पोएट है ये, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट है ये। एंड आगे चीजें देखते हैं इनकी कैसी हैं। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ही वाज बोर्न ऑन March 31st 1621 in Weststead, East Riding of Yorkshire। ओके, इंडियन सटायरिस्ट है, पॉलिटिशियन है एंड मेटाफिजिकल पोएट है। इनको कई जगह पॉलिटिशियन रहे हैं, तो कई जगह लाइक जितनी भी इनकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, आप कह सकते हो ये एमपी भी रह चुके हैं एंड पॉलिटिकल पोजीशंस इन्होंने कई सारी होल्ड की हैं। तो किस टाइप की? हाउस ऑफ कॉमन्स की जो पॉलिटिकल पोजीशंस थी वो इन्होंने होल्ड की है 1659 से 1678 के बीच। एंड ही वाज द सन ऑफ रेवेंडर एंड्रू मार्वल। इनके फादर का नाम भी वही था एंड उनको हम लोग शॉर्ट में जो है उस टाइम पे मार्वल सीनियर बुलाया जाता था। एंड ही वाज अ क्लर्जी मैन इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ओके, इनकी फैमिली जब ये 3 साल के थे तब जो है वो हल शिफ्ट हो गई थी एंड वहां पे इनके फादर जो थे वो एक प्रोफेसर बन गए थे होली ट्रिनिटी चर्च में। एंड हल में ही उन्होंने, मार्वल ने जो है हल ग्रामर स्कूल ज्वाइन किया था। एंड इस यहाँ से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ये चले गए ट्रिनिटी कॉलेज, जहाँ पे ये सिजार बन के वहां पे पढ़ाई की उन्होंने 1633 में। ओके, 1637 में इन्होंने 2 पोएम्स लिखी थी। एक इन्होंने लिखी ग्रीक में एंड दूसरी इन्होंने लिखी लैटिन में। एंड ये दोनों ही पोएम्स जो है पब्लिश हुई थी कहाँ पे? म्यूज कैंटबेरी जेनेसिस में। ओके, ये एक पब्लिशिंग हाउस है, आप कह सकते हो एक तरीके का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर ही 1638 में ही इन्हें जो है एक स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी वजह से ये ट्रिनिटी कॉलेज के एक स्कॉलर बन गए। एंड इस सेम ईयर में ही इन्होंने अपना बैचलर्स भी कंप्लीट किया। एंड इसी के कुछ ही टाइम बाद जो है इनकी मदर की डेथ भी हो गई थी। एंड कुछ टाइम तक इन्होंने कैम्ब्रिज में ही रहे हैं 1640 तक। एंड इसी के अराउंड जो है इनके फादर की भी डेथ हुई है। एंड अब ये जो कैम्ब्रिज का टाइम है, लाइक 1640 से 1642 के बीच का जो ये जो 2 साल है, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। ओके, बस एक रफ आइडिया है कि ये क्लर्क बन गए थे अपने ब्रदर इन लॉ एडमंड पॉपस के ट्रेड फर्म में। ओके, इसके बाद इनकी जो लाइफ रही है, यानी कि अगले 4 साल जो रहे उसमें ये अलग अलग कंट्रीज लाइक फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, अलग अलग कंट्रीज में इन्होंने ट्रैवल किया है। एंड इवेंचुअली जो है ये मैरी फेयरफैक्स के टीचर बने हैं एंड वहां पे इन्होंने 3 साल बिताया है, ठीक है। एंड इसी की वजह से मैरी फेयरफैक्स के जो फादर थे वो उस टाइम पे जो थॉमस फेयरफैक्स जो थे वो लॉर्ड जनरल थे पार्लियामेंट के। एंड शी अल्टीमेटली बिकम्स द डच ऑफ बकिंगहैम। सो इनकी वजह से कई हद तक ये पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। इसी के चलते इन्होंने इसी टाइम पीरियड में अपनी फर्स्ट पोएम लिखी अपॉन एल्पटन हाउस। ओके, इसी टाइम पीरियड में इन्होंने जो है परस्यूट किया इनर नॉलेज को। एंड फिर इन्होंने 2 पोएम्स और लिखी। पहले लिखी द डेफिनेशन ऑफ लव एंड दूसरी लिखी टू हिज कोएट मिस्ट्रेस। यहाँ से जब ये हटे हैं इस टाइम पीरियड के बाद, या जब ये मैरी को पढ़ा के हटे हैं, एंड इसी टाइम में
इनकी मुलाकात मिल्टन से हुई। ये जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन से मुलाकात हुई इनकी, जॉन मिल्टन से फ्रेंडशिप हुई एंड इवेंचुअली जॉन मिल्टन ने ही इन्हें असिस्टेंट लैटिन सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ स्टेट में बनने के लिए रेफरेंस किया। तो रेफरेंस तो उन्होंने 1653 में दिया था, बट उन्हें जो जॉब मिली थी वो 1657 में जाके मिली थी। एंड इसी ड्यूरेशन में वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स चल ही रहे थे, लाइक ट्रांजिशनिंग फेस चल रहा था इंग्लैंड में। सो किंग और कॉमवेल, ये ओलिवर कॉमवेल है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल ही रहा था। एंड वैसे तो मार्वेल जो है वो किंग के काफी क्लोज रहे हैं, पॉलिटिक्स में थे ही, किंग के भी काफी क्लोज रहे हैं, बट स्टिल इन्होंने जो है कॉमवेल को सपोर्ट किया था। एंड काफी टाइम तक ये जो है विलियम डटन के घर रहे। विलियम डटन जो है वो कॉमवेल के नेफ्यू रहे हैं। जब इन्हें जॉब मिल गई असिस्टेंट लैटिन सेक्रेटरी की, सो इसके बाद जो है वहां पे उन्हें 200 यूरो सैलरी मिलती थी। एंड इतनी ही सैलरी जो है मिल्टन को भी उस टाइम पे मिलती थी। तो इनकी लाइफ ऐसे ही सिंपल चलती रही। एंड आफ्टर रिस्टोरेशन ये फिर से वापस आए एंड इन्होंने जो है अब चीजें जो है इनकी जो पोएम्स रही हैं वो पॉलिटिक्स पे ज्यादा बेस होने लगी, पॉलिटिक्स पे ज्यादा करके लिखने लगे। एंड इवेंचुअली इन 1659 ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, ठीक है। एंड अब ये पोजीशन ये तब तक होल्ड करेंगे जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती। एंड इनकी इन्होंने जो जितने भी पॉलिटिक्स पे बेस करके या सोशल लाइफ पे बेस करके पोएम्स लिखी हैं, वो पूरा कलेक्शन जो है इनके मरने के बाद मिसलेनियस पोएम्स नाम से 1681 में पब्लिश हुआ था। एंड इनकी डेथ कब हुई थी? अगस्त 1678 में। ओके, वर्क के बारे में मैंने बता दिया, ये हमारे ऑथर हो गया। अब हम चलते हैं सीधा हमारी पोएम पे चलते हैं। सो पोएम जो है इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इन्हें बस स्टैंजा फॉर्मेशन में इन्होंने लिखा है। एंड इसमें कोई राइमिंग स्कीम भी नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि ये एक लिरिकल पोएम है, एक पेस्टोरल पोएम है, नेचर पे बेस करके इन्होंने लिखी है, ठीक है। नेचर बेस्ड पोएम है ये एक। अब हम चलते हैं सीधा हमारी पोएम पे। How vain men themselves amaze to win the palm, the oak or base, and their unlicensed labor see, crowned from some single herb or tree, whose short and narrow verse shade does prudently their toil upbraid, while all flowers and all trees do close to weave the garland of repose. सो ये जो लाइन्स आपकी आ गई हैं इसमें वो सिंपल सा कह रहे हैं कि जितने भी हमारे जो हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे हमें जॉय मिल सके, वो सब कंप्लीटली वर्थलेस है, उनमें हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हमें जो शांति चाहिए, जो पीस हमें चाहिए, वो हमें नेचर में ईजिली मिल पाएगा, ट्रीज में हमें ईजिली मिल पाएगा एंड प्लांट्स में ईजिली हमें मिल पाएगा। तो जो शेड जो है हम लोग मतलब काम करके जो चीज़ें हम पाने की कोशिश करते हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, उससे अच्छा होगा कि हम वो जो लेबर है, जो हमारा हार्ड वर्क है, उसको करने की जगह हम किसी सेम प्लेजर हमें मिल जाएगा अगर हम किसी पेड़ के या किसी प्लांट के शेड में या प्लांट के पास जाके शांति से हम बैठ जाए, ठीक है। एंड जो ट्रैंक्विलिटी, जो पीस हमें पेड़ के पास या नेचर में हमें मिल जाएगी, वो हमें कहीं और नहीं मिल सकती। सो नॉर्मली जो होता है कि फ्लावर्स और ट्रीज के पास जो एक आप कह सकते हो, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट सेंस लेके बोल रहे हैं कि फ्लावर्स और ट्रीज जो है वो एक खुशी का या ट्रैंक्विलिटी का एक माला टाइप के आपके आसपास बना देंगे, जिससे आप शांति से रह पाएंगे, ठीक है। सेंस सिंपल सा है कि अगर आप ट्रीज के पास रहते हो, नेचर के पास रहते हो, आपको एक अलग पीस और एक अलग ट्रैंक्विलिटी आप फील कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हेयर and innocence the sister there. Mistaken long, I shot you then, in busy companies of men. You scared plant, if here below.
only among the plant will grow. Society is all but rule to this delicious solitude. अब पिछले जो पैराग्राफ्स थे उसी को लेके कंटिन्यूएशन में ये बोलते जा रहे हैं, एंड इसमें जो है वो गार्डन की या नेचर की जो ब्यूटी होती है उसको एडमायर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो कह रहे हैं कि जो पीस, जो इनोसेंस हमें नेचर पे मिल जाता है, नेचर में मिल जाता है, वो हमें लोगों के बीच नहीं मिलेगा। ग्रुप, अगर हम क्राउडेड हैं लोगों से, तो हमें वो ना ही वो पीस कहीं मिल पाएगी, ना ही वो इनोसेंस हमें देखने को कहीं मिल पाएगा। एंड रियलाइजेशन हो रहा है कि जितने भी नॉइजी क्राउड होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो बहुत ही शोरगुल वाले होते हैं, एंड वो हमें किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। बट आइसोलेशन में नेचर के पास जो है वो हमें एक सेपरेट पीस मिल जाता है। सोसाइटी थोड़ी सी रूड भी हो सकती है, पर सॉलिट्यूड हमेशा डिलीशियस होता है, यानी कि सॉलिट्यूड जो होता है वो हमेशा आपको खुश करने वाला, आपको शांत करने वाला ही, सैटिस्फाइंग ही होता है, हमेशा प्लेजरेबल एंड satisfying रहेगा solitude. Okay, next stanza. No white nor red was ever seen, so amorous as the lovely green, fond lovers cruel as their flame, cut in the trees their mistress' name. Little alas they know or heed how far these beauties hers exceed. Fair trees, wherever your barks I wound, no name shall but your own be found. So देखिए, इस स्टैंजा में उनका सिंपल सा कहना है कि जो लोगों को लगता है कि हमें जो पीस मिल जाता है लव में, रोमांटिक लव में जो पीस हमें मिल जाता है, रेड और वाइट वही है। रेड इज फॉर द पैशन या रोमांटिक लव की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वाइट है जो शांति हमें या जो सुकून हमें प्यार में मिल जाता है उसकी। तो ये दोनों जो फीलिंग्स हमें मिल जाती हैं, जो शांति और लव हमें रोमांटिक लव में अपने बिलवड के साथ मिल जाता है, उससे कहीं गुना अच्छा जो पीस है, जो ट्रैंक्विलिटी है, वो हमें ग्रीन्स में मिल जाएगी। यहाँ पे ग्रीन्स मतलब गार्डन या नेचर से, ठीक है। तो वो पीस हमें जो है नेचर में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। एंड भले ही मान लेते हैं कि लवर्स के अंदर एक अलग तरीके की, मतलब एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे को प्यार करने की, वो एक अलग पैशन दोनों के बीच में रहता है। एंड यूजुअली क्या होता है कि हम मोस्टली जो लवर्स होते हैं उनकी आदत होती है कि वो अपने बिलवर्ड का नाम या अपना नाम, दोनों का नाम साथ में किसी मॉन्यूमेंट में या किसी पेड़ में वो इनग्रेव करना पसंद करते हैं। तो उसी को लेके वो कह रहे हैं कि ये जो जितने लवर्स हैं उनका जो पैशन है वो एक आग की तरह है, जो कि ट्रीज को भी परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि वो अपने बिलवर्ड का नाम, अपने पार्टनर का नाम जो है वो ट्री में इनग्रेव करने की कोशिश करते हैं या ट्री में इनग्रेव करते हैं, एंड इसकी वजह से किसी को फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट द ट्री, ठीक है। तो ट्री की जो ब्यूटी होती है, ट्री की जो एक्चुअल खूबसूरती है, जिसकी वजह से वो हमें पीस प्रोवाइड कर पा रही है, ठीक है, वो ब्यूटी किसी तरीके से खराब हो जाती है, वो हैम्पर हो जाती है अगर कोई उस ट्री के बार्क पे या उस प्रॉपर ट्री पे जो है किसी तरीके की इनग्रेविंग करता है, ठीक है। सो इसी में ऑथर का कहना है या पोएट का कहना है कि मैं कोशिश करूंगा कि कोई तुम पे या किसी भी पेड़ पे कोई भी अपने बिलवर्ड का नाम या किसी भी तरीके का नाम या किसी तरीके का सिंबल इनग्रेव ना कर पाए, एंड वी शुड नॉट जस्ट इनग्रेव समवंस नेम और एनी सिंबल ऑन ट्रीज। ओके, ये पोएट का कहना है। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। When we shall run our passion's heart heat, love hither makes his best retreat. The gods that mortal beauty chase, still in a tree did in their race. Apollo hunted Daphne so, only that she might lore grow, and panted after Sphinx speed, not as a nymph, but for a reed. So, इसमें अब कह रहे हैं कि ये जो जितना रोमांटिक लव है, जो पैशन लवर्स के बीच में रहती है एंड हम उसको चेस करने की कोशिश करते हैं, इस पैशन के लिए गॉड्स भी जो है वो अपने मतलब गॉड्स भी जो है वो मॉर्टल चीजों को चेस करने की कोशिश किया, एंड अल्टीमेटली दे एंडेड अप चेजिंग समथिंग दैट इज इन नेचर।
इसके दो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले तो ये लाइन समझ लीजिए कि जो भी लव आ रहा है, गॉड्स ने भी लव किया है। एंड यहाँ पे हम क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये सीधा ग्रीक फिलोसफी, आप कह सकते हो ग्रीक मिथोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। ग्रीक मिथोलॉजी के गॉड्स को रेफर कर रहे हैं वो। एंड उसमें उनका कहना है कि जब गॉड्स ने किसी मॉर्टल, मतलब किसी कोई गॉडेस नहीं है, कोई अर्थ पे रहने वाला कोई क्रीचर है या कोई फीमेल है, ठीक है, उनके पीछे जब वो उनसे प्यार करना शुरू किए हैं, तो वो उनके पीछे गए तो हैं, बट अल्टीमेटली ये जो जितनी भी मॉर्टल ब्यूटीज थी, जितनी भी लेडीज थी, वो किसी ना किसी तरीके से नेचर में ही कन्वर्ट हो गई थी। सो दो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए। पहला उन्होंने दिया एग्जाम्पल अपोलो और डेफनी का, ठीक है। सो ग्रीक के हैं दोनों। अपोलो इज द गॉड ऑफ आर्चरी, म्यूजिक, डांस, मतलब जितनी भी कलाएं हैं उनके जो गॉड है वो अपोलो है। एंड डैफ्नी इज आप कह सकते हो एक इंसान थी वो, ठीक है। एंड डैफ्नी जो थी वो गॉडेस है एक हमारी नहीं, ग्रीक की है, आर्टेमिस। शी इज द गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट। सो डैफ्नी जो थी वो इनकी पूजा बहुत करती थी। एंड इनकी पूजा की वजह से उन्होंने माना था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं हमेशा वर्जिन रहूंगी। सो समहाउ अपोलो को प्यार हो जाता है डैफ्नी से, एंड ही ट्राइज टू परसुएड हर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो जाओ, मुझसे शादी कर लो। बट डैफ्नी ने जो है वो आप कह सकते हो एक तरीके का प्रण लिया हुआ है, उन्होंने वाव लिया हुआ है कि वो वाव सेलिबेसी है उनकी, कि वो किसी से शादी नहीं करेंगे, ठीक है। सो अपोलो बहुत ट्राई करते हैं, डेफनी उनसे भागती रहती है, एंड इवेंचुअली वो अपनी गॉडेस के पास जाती हैं एंड वो गॉडेस से हेल्प मांगती हैं। एंड गॉडेस उनकी हेल्प करने के लिए उनको जो है एक ट्री में कन्वर्ट कर देती है, एक लॉरेल ट्री में उनको कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। ये एक आ गया कि गॉड मॉर्टल ब्यूटी को फॉलो कर रहे थे एंड द मॉर्टल ब्यूटी गॉट कन्वर्टेड इनटू नेचर, ओके, बिकेम अ पार्ट ऑफ नेचर। नेक्स्ट आते हैं पैन एंड साइरन। सो पैन जो है अगेन ये भी एक गॉड है, ठीक है। एंड साइरन एक निम्फ है, यानी कि एक अप्सरा है। अब इनका भी था ये साइरन जो थी ये भी गॉडेस आर्टेमिस की फॉलोवर थी, उनकी पूजा करती थी। एंड इन्होंने भी वॉव ऑफ सेलिबेसी लिया हुआ था। एंड वही सेम स्टोरी है कि पैन को इनसे प्यार हो जाता है, वो ट्राई करती हैं उनको परस्यू करने का, एंड इवेंचुअली वो नहीं कर पाते हैं। एंड ये पैन से बचने के लिए एक आप कह सकते हो एक छोटी सी झील बन जाती है, नेचर का पार्ट ये भी बन जाती है, ठीक है। सो प्यार से बचने के लिए, प्यार से दूर रहने के लिए लोग जो गॉडेसेस हैं, आप कह सकते हो मिथोलॉजी में जो कैरेक्टर्स हैं वो नेचर का पार्ट बन जाते हैं, ओके। आगे चलते हैं। What wondrous life in this I lead, ripe apples drop about my head, the luscious crystals of the vein upon my mouth do crush their wine, the nectarines and the curious speech into my hand themselves do reach, stumbling on melons as I pass, enared with flowers I fall on grass. So अब ये जो फिफ्थ स्टैंजा आ रहा है इसमें वो प्लांट से जो भी चीजें उनको मिल रही हैं, जो भी प्लांट हेल्पफुल है या किस तरीके से प्लांट में और प्लेजर दे सकता है, वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली लाइन तो सिंपल सी है कि मेरी जो लाइफ है वो कितनी अच्छी होगी। क्यों अच्छी? इसलिए क्योंकि राइप एप्पल्स है उनके पास, वो उनके सर पे गिरते रहते हैं, वो ट्रीज से उनको मिल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद वाइन्स हैं, लताएं हैं, ग्रेप वाइन्स जो होती हैं उनसे वाइन बनती है, ठीक है। सो ही सेइंग कि अगर ये जो वाइन्स है इनके जो फ्रूट्स है उनको मैं क्रश कर देना तो मुझे उससे वाइन मिल जा रही है। इसके अलावा नेक्ट्रीन और पीचेस मुझे मिल जा रहे हैं, ये दोनों ही बहुत जूसियस फ्रूट है, ठीक है। एंड अगर ये गार्डन में जा ही रहे हैं तो इनको मेलन्स भी गार्डन्स में मिल जा रहे हैं। एंड इवेंचुअली इन सब चीजों से थक हार के वो चाहे तो ग्रास पे सो सकते हैं जहाँ पे आसपास फ्लावर्स हैं, ठीक है। सो गार्डन का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको स्टैंजा 5 में क्लियरली मिल जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं स्टैंजा 6 पे। स्टैंजा 6, मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस withdraws into its happiness, the mind that ocean where each kind
does straight its own resemblance find, yet it creates transcending these for other words and other seas, annihilating all that's made to a green thought in a green shade. So इसमें इस स्टैंजा में वो सिंपल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो माइंड है, ठीक है, वो हमें हर जगह, वैसे तो हमें हर जगह से प्लेजर मिल सकता है, बट हमें हमारे माइंड में भी एक प्लेजर मिल सकता है अगर हम हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं। अब वो कैसे मिल सकता है कि माइंड जो है वो एक ओशन की तरह है। ओशन कैसे है? इमेजिनेशन की वजह से। इमेजिन करके हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो माइंड इज लाइक एन ओशन। जैसे ओशन बहुत बड़ा होता है, ओशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि हमें खुद अभी भी नहीं पता कि ओशन में क्या क्या चीजें हमें मिल सकती हैं। वैसे ही हमें हमारी इमेजिनेशन भी जो है वो एक ओशन की तरह है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि हमारी इमेजिनेशन कहाँ कहाँ तक जा सकती है। जहां तक हम उसको एक्सटेंड करना चाहें वहां तक हम इमेजिनेशन को ले जा सकते हैं, इमेजिनेशन में जा सकते हैं। तो क्या क्या क्रिएट किया जा सकता है? एक अलग दुनिया भी क्रिएट की जा सकती है, वहां पे बहुत सारे सीज भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड जितनी भी चीजें जो यहाँ पे चीजें जो है मटेरियलिस्टिक चीजें, हम उन सब चीजों को छोड़ के हम अपने माइंड में ही, अपनी इमेजिनेशन में ही एक ऐसा गार्डन बना सकते हैं जो परफेक्टली वंडरफुल हो, ठीक है, कि वो दुनिया का सबसे अच्छा गार्डन वहीं पे है, सबसे ज्यादा शांति जो है हमें उस गार्डन में मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। हेयर एट द फाउंटेन स्लाइडिंग फुट और at some fruit trees Moses root, casting the bodies west aside, my soul into the brook does glide. There like a bird it sits and sings, the wheat and combs its silver wings, and it is still until prepared for longer flight, waves in it plums the various light. So इसमें इस स्टैंजा में जो है पोएट का कहना है कि मेरी जो बॉडी है, लाइक मैं एक फाउंटेन के पास बैठा हुआ हूँ एंड आसपास सारे ब्रांचेस हैं। अगेन जो गार्डन वो इमेजिन कर रहे हैं वो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि फाउंटेन के पास है मेरा पैर, एंड जैसे ही मेरा पैर जो है वो वेट ग्राउंड में पड़ा, आप कह सकते हो कि मैं इतना ज्यादा खुश हो गया कि मेरी जो सोल थी, इनकी जो सोल थी, ठीक है, वो इनकी बॉडी से निकल के वो पास में जो ट्री था उस पे जाके बैठ गई, ग्लाइड करते हुए जाके बैठ गई। एंड अब वो इतनी ज्यादा खुश है, इनकी सोल इतनी ज्यादा खुश है कि वो एक बर्ड की तरह उस ट्री पे बैठ के गाना गा रही है। एंड जैसे एक विंड जो है वो बर्ड के विंग्स को क्लीन करती रहती है या कोम्ब करती रहती है, वैसे ही सोल की जो विंड जो है वो उनके सोल को भी टच करते हुए जा रही है। एंड हर चीज जो है बहुत ही शांति भरा हुआ है, खुश मिजाज हुआ है वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। सच वॉज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट while man there walked without a mate, after a place so pure and sweet, what other help could yet be meet? But it was beyond a mortal's share to wander solitary there. Two paradises it were in one, to live in paradise alone. ओके, सो इसमें मैंने कहा कि वो एक आइडल जो गार्डन होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्लेजर मिल सकता है, वो उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं कि कितना अच्छा होता अगर कोई उस स्टेट में या उस गार्डन में होता, एंड और सबसे अच्छा तब हो जाता है जब वो बिना मेट के होता, मतलब बिना किसी साथ के होता। एंड यहाँ पे इस स्टैंजा में ये पूरा रेफरेंस जो है वो क्रिश्चियनिटी से देना शुरू कर चुके हैं, क्रिश्चियनिटी से दे रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली गार्डन ऑफ ईडन से दे रहे हैं। जिन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में पता है उन्हें पता है कि गार्डन ऑफ ईडन गॉड ने बनाया था, ठीक है, एंड वहां पे उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन मेल एंड फीमेल को रखा था, एडम एंड ईव को रखा था वहां पे। सो इनका कहना है उसी गार्डन की वो बात कर रहे हैं कि गार्डन ऑफ ईडन होता तो वहां पे कितना सही लगता, कितना अच्छा लग रहा होता वहां पे, कि हर चीज प्योर होती, हर चीज स्वीट होती है। एंड क्या होता अगर वहां पे सिर्फ एडम अकेले होता, लाइक एक इंसान होता जिसका कोई साथी ना होता, ठीक है। बट ये बहुत ही
दूर सोचने की बात है, किसी मॉर्टल को ऐसा नहीं मिल सकता, इवन एडम को भी नहीं मिल सकता था। क्यों? क्योंकि तब केस हो जाता कि वो एक साथ 2 पैराडाइस में रह रहा है, मतलब एक साथ वो 2 स्वर्ग में रह रहा है। पहला तो वो गार्डन ऑफ ईडन खुद में एक स्वर्ग है, दूसरा उसको शांति मतलब सॉलिटरी में रहने का उसको मौका मिल रहा है। और पोएट जो है वो अकेले रहने को जो है वो एक तरीके से पैराडाइस ही बोल रहे हैं कि कितना अच्छा होता अगर एक इंसान को गार्डन ऑफ ईडन में रहने का मिल जाता एंड प्लस वो अकेले रह रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 पैराडाइस की बात हो रही है वो यही है कि वो अकेले रह रहा हो या फिर वो गार्ड सॉरी, यहाँ पे 2 पैराडाइस का मतलब यही है कि पहला हो गया गार्डन ऑफ ईडन जो भगवान ने बनाया था एंड इट इज अ पैराडाइस इन इटसेल्फ। दूसरा है कि वो वहां पे अकेले रह रहा होता, सॉलिटरी में रह रहा होता, ये भी एक पैराडाइस है। सो 2 पैराडाइसेस इस तरीके से स्टैंजा में आ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू of flowers and herbs this style knew, where from above the milder sun does through a fragrant zodiac run, and it is and as it works the industrious bee computes its time as well as we. How could such sweet and wholesome hour be reckoned but with herbs and flowers? सो इसमें फिर से वो गार्डन की बात कर रहे हैं, जो उनका पैराडाइस है, जो वो गार्डन को परफेक्ट गार्डन को इमेजिन कर रहे हैं। उसमें उनका कहना है कि वो कितना स्किलफुल गार्डनर होगा जिसने जो है फ्लावर्स को और जितने भी ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, उनको इस तरीके से अरेंज किया होगा कि वो एक सनडाइल का काम कर रहे होंगे। सनडाइल ये एक पुराना डिवाइस है जिसके थ्रू जो है पहले के टाइम पे टाइम गेस किया जाता था। ठीक है, टाइम गेस नहीं किया जाता था, टाइम पता किया जाता था। सो उनका कहना है कि जो गार्डनर है उसने फ्लावर्स को, हर्ब्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया है कि दे आर फॉर्मिंग अ सनडाइल, एंड इस सनडाइल से क्या हो रहा है, जितनी बीज हैं उन्हें टाइम का पता चल रहा है कि कब काम करना है, कब काम नहीं करना है। ठीक है, एंड ये सनडाइल जो है वो इस स्ट्रक्चर में है कि वो एक जोडियाक साइन का फॉर्मेशन दे रहे हैं, अलग अलग जोडियाक साइन का फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। ठीक है, जोडियाक साइंस हिंदी में हम लोग इन्हें राशि कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो इंडस्ट्रियस बी है, यानी कि जो हमारी बी है जो फ्लावर्स को पॉलिनेट कर रही है, वो अपना काम प्रॉपरली कर पा रही है, एंड इसी वजह से पूरा जो गार्डन है वो स्वीट और होलसम आर बन चुका है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप गार्डन में रह रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 खत्म होता है। बहुत लंबी पोएम थी हमारी। इस वीडियो में मैं सिर्फ यही एक पोएम रख रही हूँ, एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो देन आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, देन आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। आगे के भी वीडियोस आपके ऐसे ही पोस्ट होते रहेंगे, आगे के जो चैप्टर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन ऐसे हमारे चैनल पर पोस्ट होता रहेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, इस बुक में जो है मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन और ऑथर को लिया है। सो अगर इसमें समरी, क्वेश्चन आंसर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर आपको बुक परचेज करनी हो तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। इसके अलावा आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बुक परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।